हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोज कुमार पर। देखो, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की सीरीज को शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं हम मानव भूगोल से। और मानव भूगोल की हमारी सीरीज का पहला टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में किसके बारे में देखते हैं? मानव भूगोल की परिभाषा किसके बारे में? मानव भूगोल की परिभाषा। आपसे पूछ ले, देखो भाई मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में आपसे पूछे तो मानव भूगोल मानव व प्रकृति या पर्यावरण या पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन है। क्या भाई? मानव भूगोल मीन्स पूछ ले अध्ययन है। मानव भूगोल, मानव जिसे प्रकृति भी कह सकते हैं, पर्यावरण भी कह सकते हैं और पृथ्वी भी कह सकते हैं, पृथ्वी के बीच संबंधों का क्या है? अध्ययन है। ये मानव भूगोल की सिंपल ही परिभाषा हो गई। आपसे पूछ ले कि रेट जेल फेड्रिक रेट जेल के अनुसार फेड्रिक रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? फेड्रिक रेट जेल के अनुसार आपसे पूछ ले तो मानव भूगोल की परिभाषा फेड्रिक रेट जेल के मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कौन कहता है? देखो भाई, फेड्रिक रेट जेल हमें क्या कहता है? फेड्रिक रेट जेल कहता है कि मानव भूगोल मानव समाजों, किसके बारे में कह रहा है? कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? संश्लेषित। तो रेट जेल ने किस पर जोर दिया है? जोर दिया है इन्होंने संश्लेषण पर। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने किस पर जोर दिया है? संश्लेषण पर। किस पर जोर दिया है भैया? संश्लेषण पर। तो आपसे पूछे फेड्रिक रेट जेल की परिभाषा क्या है? कि मानव भूगोल मानव समाजों वे धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। ये कौन कहता है? फेड्रिक रेट जेल। देख लो, अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है एलएनसी सैंपल की। एलएनसी सैंपल क्या कहता है? देखो भाई, एलएनसी सैंपल कहता है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कौन कहता है? ये कहता है एलएनसी सैंपल। तो एलएनसी सैंपल परिभाषा क्या देता है? एलएनसी सैंपल कहता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है?
अध्ययन। ये कौन कहता है? एलन सी सैंपल। और एलन सी सैंपल किस पर जोर देता है? परिवर्तनशील अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव, क्रियाशील या इसे गतिशील भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गतिशील। तो ये ध्यान रखना, ये किस पर जोर दे रहे हैं एलन सी सैंपल? इन्होंने जोर दिया गत्यात्मकता पर। किस पर? गत्यात्मकता पर। किस पर जोर दिया है? गत्यात्मकता पर जोर दिया। तो एलन सी सैंपल कहते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन। ये कौन कहता है? एलन सी सैंपल। हाला देखो, अगली परिभाषा है पॉल विडाल डी लाब्लांस की। किसकी है भाई? पॉल विडाल डी लाब्लांस। देखो भाई, पॉल विडाल डी लाब्लांस क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है? मानव भूगोल। क्या कहलाती है? मानव भूगोल। कौन कह रहा है ये बातें? ये कह रहा है एलन सी सैंपल, सॉरी विडाल डी लाब्लांस। ये कहता है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है? मानव भूगोल। क्या कहलाती है? मानव भूगोल। देखो भाई, हमने 3 परिभाषा पढ़ी है और इन 3 परिभाषा में से अच्छा प्रश्न बन सकता है। और ये परिभाषाएं तीनों एनसीईआरटी के अनुसार है। सेम 2 कॉपी एनसीईआरटी के अनुसार है। डाटा में कोई परिवर्तन नहीं है, ना कोई लाइन में परिवर्तन। तो एलन सी सैंपल क्या कहता है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या अध्ययन है। ये तो देखो परिभाषाएं होगी। आगे बढ़ते हैं। कितनी परिभाषाएं पढ़ी है? 3। आगे देखो, प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। देखो, मानव भूगोल की प्रकृति समय के साथ में क्या है? बदलती रही है। और इस प्रकृति का अध्ययन हम ध्यान रखना, समय के अनुसार क्या रही है? बदलती रही है। और इस प्रकृति का अध्ययन हम 3 विचारधाराओं के माध्यम से करेंगे। 3 विचारधाराओं के माध्यम से करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति ध्यान रखना समय के अनुसार बदलती रही है। और इन बदलती हुई प्रकृति को हम कितने विचारधाराओं के माध्यम से देखेंगे? 3 विचारधाराएं। कुल मिला के ये प्रकृति 3 विचारधाराएं हैं। और ये 3 विचारधाराएं कौन कौन सी है? देखो भाई,
देखो भाई 3 विचारधाराएं हैं और पहली विचारधारा है निश्चयवाद या निश्चयवादी विचारधारा जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, जिसे नियतिवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियतिवाद। पहली विचारधारा कौन सी है? निश्चयवादी, जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, जिसे निश्चयवादी विचारधारा नियतिवादी विचारधारा भी कहते हैं। अगली देखो, दूसरी संभववाद। दूसरी विचारधारा कौन सी है? संभववाद। और तीसरी है नव निश्चयवाद। कौन सी है? नव निश्चयवाद। तीसरी कौन सी है? नव निश्चयवाद। पहली कौन सी है? निश्चयवादी, दूसरी संभववादी, तीसरी नव निश्चयवादी। देखो भाई, देखते हैं इसको। देखो आपसे पूछ ले इस विचारधारा के प्रवर्तक या समर्थक कौन थे? प्रवर्तक या समर्थक पूछ ले तो फ्रेडरिक रैटजेल थे। कौन थे? फ्रेडरिक रैटजेल थे। और इनके साथ में कौन थे? हम्बोल्ट। कौन थे भैया? हम्बोल्ट। पहली विचारधारा के समर्थक या प्रवर्तक कौन थे? फ्रेडरिक रैटजेल। कौन थे? फ्रेडरिक रैटजेल। और इनके साथ में कौन थे? हम्बोल्ट। देखो दूसरी विचारधारा, इसके प्रवर्तक या समर्थक कौन थे भाई? इसके प्रवर्तक या समर्थक थे पॉल विडाल डी लाब्लांस। कौन थे? पॉल विडाल डी लाब्लांस। संभववाद के प्रवर्तक कौन थे? पॉल विडाल डी लाब्लांस। और अगली विचारधारा है नव निश्चयवाद। इसके समर्थक या ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक या समर्थक कौन थे भाई? ये ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। लैब ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था लैब असिस्टेंट में, ये पिछली बार का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दे लेना। तो निश्चयवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद या नीतिवाद का समर्थक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल या किसे क्या कहते हैं? हम्बोल्ट। क्या? हम्बोल्ट। आपसे पूछ ले संभववाद का प्रवर्तक कौन है? पॉल विडाल डी लाब्लांस। यानी कि फ्रेडरिक रैटजेल के साथ में कौन था? हम्बोल्ट था। संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक पॉल विडाल डी लाब्लांस। नव निश्चयवाद के कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। आगे बात करते हैं। देखो भाई, अब देखो पहली विचारधारा को ढंग से पढ़ लेते हैं, यानी कि डिटेल से पढ़ते हैं। पहली विचारधारा कौन सी है? निश्चयवादी विचारधारा, या जिसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद, या जिसे क्या कहते हैं? नियतिवाद। निश्चयवादी विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद। देखो सुनना होता है क्या है इस विचारधारा में। देखो कंटिन्यू सुनते जाना। देखो चीज़ें हम फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे हैं। देखो जहाँ से क्वेश्चन बनना है उसी टाइप की बात कर रहे हैं, ना फालतू बात करनी आती है अपने को, ना होती। देखो जो जहाँ से प्रश्न बन रहा है, पिछले साल का पेपर देख रहे हैं और प्रश्न सारा एनसीईआरटी में से बना हुआ है, तो हम उसी को टच करते हुए बातें कर रहे हैं। देखो इसके समर्थक या प्रवर्तक कौन थे? तो आपसे पूछ ले कौन थे? फ्रेडरिक रैटजेल। और उनके साथ में कौन थे? हम्बोल्ट। कौन थे? हम्बोल्ट। देखो सुनना, आपसे पूछ ले इससे कि विशेषताएं क्या थी।
इस युग या इस विचारधारा की विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं पूछ ले तो पहली विशेषता क्या थी, इस विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के अनुसार मानव आदिम था, यानी कि मानव कैसा था, आदि मानव था। कैसा था, आदि मानव था। इस विचारधारा के अनुसार मानव का क्या नहीं हुआ था, मानव का विकास नहीं हुआ था यानी कि मानव, अब इस विचारधारा के अनुसार मानव पूर्ण रूप से मस्तिष्क के विकास के रूप में नहीं था। मानव को पता नहीं था ये चीज़ कैसे हो रही है, कौन सी चीज़ कैसे उपयोग करनी है, प्रकृति का उपयोग कैसे करना है। तो वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, आदि मानव था। तो हर चीज़ प्रकृति से पूछ कर करता था। तो किससे डरता था, प्रकृति से डरता था। तो प्रकृति के अनुसार मानव बदला। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति के अनुसार मानव बदला, यानी कि प्रकृति के अनुसार ही मानव जीता था इस युग में। यानी कि जो आदि मानव की सारी विशेषता वो सारी यहाँ आएगी। प्रकृति के अनुसार मानव बदला। विकास का स्तर क्या था, विकास का स्तर निम्न था। दैवीय शक्तियाँ क्या थी, प्रधान। दैवीय शक्तियाँ क्या थी, प्रधान थी। दैवीय शक्तियाँ क्या थी, प्रधान। यानी कि मानव किसके अनुसार कार्य करता था, देवताओं के अनुसार। यदि बारिश नहीं हो रही तो इंद्र देवता की पूजा कर रहा है, यदि अग्नि को बुलाना है तो अग्नि देवता की पूजा कर रहा है। तो मतलब उसको हर चीज़ के लिए वो प्राकृतिक देवताओं पर निर्भर है, यानी कि भगवान की पूजा कर रहा है वो। ठीक है। विकास का स्तर बिल्कुल निम्न था। तकनीकी का क्या था, तकनीकी का अभाव था। तकनीकी का क्या था, अभाव था। तो पहला पॉइंट क्या है, इस विचारधारा के अनुसार मानव क्या था, आदिम था, आदि मानव था। मानव कुछ नहीं जानता था, यानी कि उसके अनुसार जो नियति ने दिया वो हमने एक्सेप्ट किया, उसने कुछ बदलाव नहीं किया। विकास का स्तर क्या था, बिल्कुल निम्न था। क्या था, बिल्कुल निम्न था। प्रकृति के अनुसार मानव बदला। विकास का स्तर क्या था, बिल्कुल निम्न था। दैवीय शक्तियाँ क्या थी, प्रधान। तकनीकी का क्या था, अभाव था। मतलब वो हर चीज के लिए किस पर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर। आगे देखो ये क्या कह रहा है, मानव प्रकृति के अनुसार बदला। इस विचारधारा के अनुसार मानव किसके अनुसार बदला, प्रकृति के अनुसार। यानी कि मानव का प्रकृतिकरण किस विचारधारा में हुआ, निश्चयवादी या पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार। मानव किसके अनुसार बदला, प्रकृति के अनुसार। मानव किसके अनुसार बदला भाई, प्रकृति के अनुसार। और मानव का प्रकृतिकरण कौन से युग में होता है, निश्चयवादी युग में। तो समझ गए, आदि मानव का युग है ये, या विचारधारा। इस विचार के अनुसार मानव क्या था, आदि मानव। विकास का स्तर, विकास मानव का क्या था, बिल्कुल नहीं के बराबर। प्रकृति के अनुसार मानव बदला, विकास का स्तर निम्न। दैवीय शक्तियाँ प्रधान। तकनीकी का क्या था, अभाव। और मानव किसके अनुसार बदला, प्रकृति के अनुसार। तो आपसे पूछ ले, मानव का प्रकृतिकरण कौन सी विचारधारा में हुआ, निश्चयवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। यदि आपको टॉपिक में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके दे सकते हो, तो हम उसमें थोड़ा सुधार करेंगे। और हम अपनी तरफ से एकदम परफेक्ट डाटा लेके आ रहे हैं, और यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, हर लाइन से प्रश्न बनने वाले हैं। आगे देखो, अगला देखो, संभववाद।
इसके प्रवर्तक या समर्थक कौन? पॉल विडाल डी लाब्लांस। कौन है? पॉल विडाल डी लाब्लांस। प्रवर्तक या समर्थक कौन है? पॉल विडाल डी लाब्लांस। देखो संभववाद में क्या होता है, संभववाद की विशेषताएं देख लेते हैं। अब मानव थोड़ा क्या है, मानव का क्या हुआ इस युग में? मानव का विकास होता है, मानव चीजों को समझने लग जाता है। मानव का क्या होता है? विकास होता है, मतलब उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। वो आदि मानव की तरह नहीं होता कि हर चीज को कच्चा ही खा गए यार। अब चीजें क्या है कि मानव का विकास होता है, दैवीय शक्तियों का प्रभुत्व क्या हो जाता है? शक्तियों का प्रभुत्व कम होता है, प्रभुत्व कम हो जाता है। यानी कि अब लोग दैवीय शक्तियों पर इतने निर्भर नहीं है, मानव इतने निर्भर नहीं है दैवीय शक्तियों पर। तो दैवीय शक्तियों का प्रभुत्व क्या हो जाता है? कम। तीसरा, तकनीकी का स्तर बढ़ता है। यानी कि लोग क्या है, तकनीकी को जानने लग जाता है, मानव तकनीकी को जानने लग जाता है। दैवीय शक्तियों का अभाव हो जाता है, मानव तकनीकी को जानने लग जाता है। और इस युग में प्रकृति मानव को अवसर देती है। क्या देती है? अवसर देती है। इसलिए इस विचारधारा को क्या कहते हैं? अवसरवादी विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसरवादी विचारधारा। अवसरवादी, इस विचारधारा को और क्या कहते हैं? अवसरवादी विचारधारा। अवसरवादी विचारधारा। अब देखो प्रकृति बदल रही है, प्रकृति मानव को क्या देती है? अवसर देती है। इसलिए इसे अवसरवादी विचारधारा कहते हैं। तकनीकी का स्तर बढ़ जाता है, दैवीय शक्तियों का प्रभुत्व कम हो जाता है, मानव का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। अब सुनो, देखो भाई, छठा, मानव प्रकृति को अपने अनुसार बदल लेता है, अपने अनुसार बदल लेता है। यानी कि इस युग में क्या होता है? मानव प्रकृति को किसके अनुसार बदल लेता है? अपने अनुसार बदल लेता है। तो इस विचारधारा में क्या होता है? प्रकृति का मानवीकरण। क्या होता है? प्रकृति का मानवीकरण। तो आपसे पूछ ले, प्रकृति का मानवीकरण कौन से युग में होता है? इसी युग में। प्रकृति का मानवीकरण कब होता है? संभववादी युग में। कब होता है? संभववादी युग में। यानी प्रकृति किसके अनुसार बदलती है? मानव के अनुसार, क्योंकि प्रकृति मानव को क्या देती है? अवसर। और अब देखो उसमें क्या हुआ था कि मानव का प्रकृतिकरण हुआ था। मानव किसके अनुसार बदला था? प्रकृति के अनुसार। बारिश नहीं हो रही तो वो इंतजार कर रहा है, गर्मी लग रही है तो वो हवा का इंतजार कर रहा है। अब प्रकृति का मानवीकरण हो गया, तो मतलब मानव गर्मी लग रही है तो एसी लगा रहा है, बारिश नहीं हो रही है तो ट्यूबवेल लगा रहा है। तो अब हम प्रकृति को क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। पहले लोग दैवीय शक्तियों से डरते थे, यानी कि कोई भी चीज़ प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करने से सोचते थे पहले। अब मानव सोच नहीं रहा है, क्योंकि प्रकृति ने ही अवसर दे दिया उसे। तकनीकी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, दैवीय शक्तियों का प्रभुत्व कम हो गया, मानव का विकास भी, भाई बुद्धि का विकास होता है और मानव प्रकृति को अपने अनुसार बदल लेता है। तो मानव का क्या हो जाता है? प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण। मानव प्रकृति को अपने अनुसार बदल लेता है, यानी कि प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण। आगे देखते हैं अगली विचारधारा। अगली विचारधारा नवनिश्चयवाद। समर्थक या प्रवर्तक कौन है? समर्थक या प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन है भाई? ग्रिफिथ टेलर। देखो होता क्या है, विशेषता की बात करें तो ये ध्यान रखना, ये विचारधारा या ये युग
आपसे पूछ ले तो इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। रुको और जाओ क्या कहते हैं? निश्चयवाद। आपसे पूछ ले रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं? नव निश्चयवाद को। आपसे पूछ ले, ये ध्यान रखना, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता अपनाती है। बीच का रास्ता अपनाती है। ये मतलब दैवीय शक्तियों से डरती है और नहीं भी डरती है। ये तकनीकी का उपयोग करती है और नहीं भी करती है। मतलब जितना उपयोग करना है उतना करना है, बाकी अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। पर संभववादी लोगों ने प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग किया है। तो ये बीच का रास्ता अपनाती है। तो 3 विचारधाराएं हैं। तीनों विचारधाराओं में पहली विचारधारा निश्चयवादी, या जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, इसमें मानव का प्रकृतिकरण हुआ। दूसरी संभववादी, जिसे अवसरवादी विचारधारा कहते हैं, इसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ। किसका हुआ? प्रकृति का मानवीकरण। तीसरी विचारधारा, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं, इन्होंने जितना उपयोग किया उतना कर लिया, बाकी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। यानी कि ये विचारधारा सबसे सही विचारधारा है, नव निश्चयवादी। और पिछली बार इसका लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 वाले में ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन ऐसे ही बनने, आप देखो। तो 3 परिभाषाएं हो गई और 3 विचारधाराएं हो गई, और बाकी रही हुई क्लास या बाकी रहा हुआ इस टॉपिक का जो मैटर है वो अगले वीडियो में पूरा करेंगे। यदि आपको इसकी वीडियो या इसकी PDF चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप कमेंट करें, उस कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। यदि आपको ऐसी क्लासें पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। धन्यवाद। राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब।